हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपके लिए एक बार फिर से नीट के क्वेश्चन एंड आंसर लेके फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। जो कि जैसा कि आपको पता है कि नीट की परीक्षा बहुत शीघ्र ही आने वाली है और उसकी डेट भी लगभग फाइनल हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज नीट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, लवक उपस्थित होते हैं। आपको बताना है यहाँ पे लवक उपस्थित होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहले जंतु कोशिका में, दूसरा राइबोसोम में, तीसरा गोल्जिकाए में और चौथा पादप कोशिका में। तो बताइए फ्रेंड्स, लवक किस में उपस्थित होते हैं, आपको बताना है। तो लवक जो उपस्थित होते हैं फ्रेंड, आपको बताना है जंतु कोशिका, राइबोसोम, गोल्जिकाए या पादप कोशिका। बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, जो लवक हैं हमारे जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, पादप कोशिका। लवक उपस्थित होते हैं पादप कोशिका में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया है, जिससे आप भी अपने विषय में अपने स्कोर के बारे में सही तरीके से जान सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, किस तंत्र का कार्य सुरक्षा प्रदान करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है किस तंत्र का कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला कंकाल तंत्र, दूसरा पेशी तंत्र, तीसरा अध्यावरणी तंत्र और चौथा तंत्रिका तंत्र। तो बताइए फ्रेंड, किस तंत्र का कार्य जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का होता है। तो देखिए, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है वो अध्यावरणी तंत्र का होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, अध्यावरणी तंत्र। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मोलस्का संख्य जंतुओं में उत्सर्जन होता है। पहला मूत्रांग द्वारा, दूसरा मुख्यतः वृक्क द्वारा, तीसरा विसरण के द्वारा और चौथा सीधे कोशिकाओं द्वारा। तो जो मोलस्का संख्य जंतु हैं जिनमें घोंघा या पायला वगैरह भी आते हैं, तो उसमें बताना है आपके मोलस्का संख्य जंतुओं में उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम उनका क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, मोलस्का संख्य जो जंतुओं में उत्सर्जन होता है वो मूत्रांग द्वारा होता है। यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, मूत्रांग द्वारा। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। 4 ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पे। पहला थायरॉक्सिन, देखते हैं बाकी 3 ऑप्शन हमारे पास क्या है। दूसरा एडिनेलिन हार्मोन, तीसरा उपरोक्त दोनों और चौथा है कार्टिसोल हार्मोन। तो बताइए फ्रेंड्स, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले जो देखिए हार्मोन्स हैं वो थायराइड हार्मोन भी है, थायरॉक्सिन हार्मोन जिसे बोलते हैं जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और एडिनेलिन हार्मोन भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों जो हैं वो हमारे सही हो जाते हैं, उपरोक्त दोनों। ठीक है फ्रेंड, एडिनेलिन हार्मोन का स्रावण कौन करता है, एडिनेलिन ग्लैंड। तो यहाँ पे और थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावित थायरॉक्सिन ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है उपरोक्त दोनों। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन और एडिनल हार्मोन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। आपको बताना है नीचे लिखे जो 4 ऑप्शन हैं इनमें कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है। पहला हैजा, दूसरा प्लेग, तीसरा तपेदिक और चौथा चेचक। तो जो वायरस द्वारा होने वाला रोग है वो है यहाँ पे चेचक। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, चेचक इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया किसमें होती है। पहला हरित लवकों में, दूसरा राइबोसोम में, तीसरा लाइसोसोम में और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन क्रिया जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम वो किसमें होता है, आपको ये बताना है। तो श्वसन क्रिया जो हमारी संपन्न होती है वो होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। जी हाँ फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न वर्गीय जीवों में श्वसन क्रिया होती है। जो निम्न वर्गीय जीव हैं उनमें श्वसन क्रिया किस द्वारा होती है। पहला फुस्फुस द्वारा, दूसरा गलफड़ों द्वारा,
तीसरा विसरण द्वारा, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं अपना क्या है, सीधे कोशिकाओं द्वारा होता है, सीधे कोशिकाओं द्वारा। तो बताइए फ्रेंड, जो हमारा निम्न वर्गीय जीवों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो देखिए जो निम्न वर्गीय जीव है हमारे, उनमें श्वसन क्रिया होती है विसरण द्वारा। जैसे अमीबा, हाइड्रा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह जो आते हैं वो निम्न वर्गीय जीवों में आते हैं, तो इनमें विसरण द्वारा क्रिया संपन्न होती है, श्वसन क्रिया। कौन कौन से जीव हैं? हाइड्रा, अमीबा और पैरामीशियम जैसे जीव। पैरामीशियम, ठीक है फ्रेंड। हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव जो निम्न वर्गीय जीवों में शामिल हैं, इनमें श्वसन क्रिया जो होती है विसरण द्वारा संपन्न होती है। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वंश फेरिटिमा में ये जीव आता है। वंश फेरिटिमा है जिनमें जीवों को बांटा गया है। तो वंश फेरिटिमा में आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला फीता कृमि, दूसरा एस्केरिस, तीसरा केचुआ और चौथा हाइड्रा। तो बताइए फ्रेंड, वंश फेरिटिमा में कौन सा जीव आता है इनमें से? तो वंश फेरिटिमा में आता है केचुआ। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, केचुआ। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, साइट्रॉन की शारीरिक क्रिया होती है। साइट्रॉन की शारीरिक क्रिया किसमें होती है? पहला आंख में, दूसरा स्वाद ग्रंथि में, तीसरा मेरुरज्जु में और चौथा मस्तिष्क में। तो बताइए फ्रेंड, साइट्रॉन की जो शारीरिक क्रिया जो संपन्न होती है वो होती है हमारी मस्तिष्क में संपन्न। शारीरिक क्रिया मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सार्कोलेमा मिलती है। सार्कोलेमा जो सेल्स हैं वो किस में मिलती हैं? पहला हृदय पेशी में, दूसरा पेशीय तंतु में, तीसरा तंत्रिका तंतु में और चौथा वृक्क तंतु में। तो सार्कोलेमा किस में मिलती हैं आपको बताना है। तो देखिए सार्कोलेमा सेल्स जो हैं वो हमारी मिलती है पेशी तंतु, मसल्स सेल्स जो होती है उनमें पाई जाती है, पेशीय तंतु में। ऑप्शन नंबर 2 जो है फ्रेंड यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पे है सामने, हृदय पेशीय ऊतक है। 4 ऑप्शन है आपके पास, रेखित व अनैच्छिक, रेखित व ऐच्छिक, अरेखित व ऐच्छिक और अरेखित, चौथा ऑप्शन अरेखित व अनैच्छिक। तो हृदय जो है वो कैसा पेशीय ऊतक है आपको बताना फ्रेंड। तो बताइए हृदय जो है वो कैसा पेशीय ऊतक है। तो हृदय जो है हमारा वो रेखित व अनैच्छिक है। कैसा है? रेखित व अनैच्छिक पेशीय ऊतक हृदय में पाया जाता है ये जी, हृदय सेल में रेखित व अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, रेखित व अनैच्छिक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोजी गई संरचना इनमें से कौन सी है? पहला लाइसोसोम, दूसरा राइबोसोम, तीसरा सूक्ष्मकाय और चौथा क्लोरोप्लास्ट। तो जो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो सबसे पहले खोजी गई थी वो था हमारा राइबोसोम। क्या था फ्रेंड? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोजी गई जो संरचना है वो है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, राइबोसोम इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा खोजी गई संरचना। अगला प्रश्न है हमारा, वे गुणसूत्र जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। पहला मेटासेंट्रिक, दूसरा टीलोसेंट्रिक, तीसरा एसेंट्रिक और चौथा एक्रोसेंट्रिक। तो वे गुणसूत्र जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बताइए फ्रेंड, वे गुणसूत्र जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ये वे गुणसूत्र जिनकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मेटासेंट्रिक। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोश का सिद्धांत का अपवाद है। यहाँ पे बताना है कोश का सिद्धांत जो है उसमें कोश का सिद्धांत का अपवाद क्या है, जो कोश का सिद्धांत पे फॉलो नहीं करता। तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास, पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, आगे देखते हैं 2 ऑप्शन, पादप कोश का या जंतु कोश का। जी हाँ फ्रेंड, पादप कोश का या जंतु कोश का। तो बताइए आप लोग कोश का सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो कोश का सिद्धांत का जो अपवाद है वो है विषाणु। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोश का सिद्धांत का जो अपवाद है वो विषाणु आता है हमारा। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
रिक्तिका में मिलने वाला वर्णक है, आपको बताना है फ्रेंड रिक्तिका में मिलने वाला वर्णक है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीन, तीसरा फाइकोबिलिन और चौथा एंथ्रोसाइनिन। तो रिक्तिका में हमारे मिलने वाला वर्णक कलर कौन सा होता है? तो रिक्तिका में मिलने वाला वर्णक जो है वो होता है एंथ्रोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, एंथ्रोसाइनिन 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिकांग जिनमें एक एकक कला होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिकांग जिनमें एक एकक कला मिलती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। पहला लाइसोसोम, दूसरा स्फीरोसोम, तीसरा पराक्सीसोम और चौथा उपरोक्त सभी। तो कोशिकांग जिनमें एक एकक कला मिलती है, तो इसमें देखिए कोशिकांग जिनमें एक एकक कला मिलती है वो लाइसोसोम में भी मिलती है, स्फीरोसोम में भी मिलती है, पराक्सीसोम में भी मिलती है। और इसका इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, उपरोक्त सभी में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोशिकांग जिनमें एक एकक कला मिलती है, उपरोक्त सभी ऑप्शन। ये लाइसोसोम, स्फीरोसोम और पराक्सीसोम तीनों में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो हो जाता है वो उपरोक्त सभी। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोशिका कला होती है, आपको बताना कोशिका कला कैसी होती है। पहला पारगम में होती है, दूसरा अपारगम में होती है, तीसरा अर्धपारगम में होती है और चौथा है विभेदी पारगम में होती है। तो कोशिका कला जो है फ्रेंड हमारी होती है विभेदी पारगम। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, विभेदी पारगम। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। कुल क्रूसीफेरी में आने वाले पौधे हैं। जो क्रूसीफेरी कुल है उसमें कौन कौन से पौधे आते हैं आपको बताना है। पहला मूली, शलजम, सरसों, दूसरा कपास, भिंडी, गुड़हल, तीसरा ऑप्शन आलू, मिर्च, बैगन और चौथा नींबू, चकोतरा, संतरा। तो कुल जो क्रूसीफेरी कुल है उसमें आने वाले पौधे कौन से हैं? मूली, शलजम, सरसों। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, मूली, शलजम, सरसों। जी हाँ फ्रेंड, मूली, शलजम, सरसों। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में जीवित जीवाश्म है। पहला शैवाल, दूसरा कैंथ, तीसरा साइकस और चौथा टाइलियम। इनमें से कौन सा जो है जो जीवित जीवाश्म है? बाकी सब मृत जीवाश्म है, इनमें से केवल एक जीवित जीवाश्म है, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाता है साइकस। साइकस जो है वो एक जीवित जीवाश्म के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जीवित जीवाश्म साइकस को कहते हैं। अगला प्रश्न है घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या है। घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? पहला 65, दूसरा 80, तीसरा 38 और चौथा ऑप्शन 42। तो बताइए फ्रेंड्स आप लोग घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो घोड़े में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 64। यहाँ पे ये 65 लिख गया है, ये रॉन्ग है, 65 की जगह 64। आप सही मानेंगे 64 को। तो घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 64 होती है। ठीक है फ्रेंड, 65 की जगह यहाँ पे लिख गया है जो गलत है, और 64 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या होती है 64। चलते हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ 64। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। मानव शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग है। तो मानव शिशु में जो हड्डियों की संख्या है वो आपको बतानी है। पहला ऑप्शन 206, दूसरा ऑप्शन 270, तीसरा ऑप्शन 245 और चौथा ऑप्शन है 300। तो यहाँ पे नियर अबाउट जो है मानव शिशु में हड्डियों की संख्या बतानी है। तो देखिए वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या होती है 206। और मानव शिशु की बात यहाँ पे पूछी गई है, तो मानव शिशु में हड्डियों की संख्या जो होती है जो एक एडल्ट मैन में होती है, वयस्क मनुष्य में एक हड्डियों की संख्या 206 और एक शिशु में मानव शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 300। जी हाँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये हमारे प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही फ्रेंड्स घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।